हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में एचबी टीचिंग ट्रैक में। स्टूडेंट्स, हमारी मैथ की सीरीज चल रही थी एमसीक्यूज की, जिसका नाम था हमारा मिशन एमसीक्यूज 2026। तो आज हम उसका 06 लेक्चर लेकर आए हैं, चैप्टर लेकर आए हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर डिस्कस किया था, जिसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वो था हमारा 05, जिसका नाम हमारा क्या था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। और आज का हमारा जो स्पेशल चैप्टर है वो है चैप्टर 6 यानी कि ट्रायंगल। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर। देखिए आपके पास स्लाइड आ चुकी है और इसमें आपका चैप्टर का नाम मेंशन कर दिया गया है, ट्रायंगल, और सीरीज का नाम क्या है हमारा, मिशन एमसीक्यूज 2026 और क्लास 10। जिसने पिछले चैप्टर नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें, एचबी टीचिंग ट्रैक, और एमसीक्यूज 2020 एमसीक्यूज क्लास 10 के नाम से जो है सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप एक बार में प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे जाके तो सारे चैप्टर ओपन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ट्रायंगल, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। ट्रायंगल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो आज का हमारा चैप्टर है ये, और आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ये कुछ कीज पॉइंट है जो आपको पता ही है, चैप्टर में मैं पहले दे देता हूं, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। और पहले से आप पढ़ चुके हैं तो दिक्कत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तब भी आप चैप्टर कवर कर लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट समझने के बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो आपको ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसी क्लोज शेप होती है, यानी बंद आकृति होती है, जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है। यह हम कह सकते हैं तीन एंगल का जो ग्रुप होता है आपका ट्रायंगल कहलाता है। यहां पर आपको दो तरह के ट्रायंगल मिलने वाले हैं, एक होगा समरूप और एक होगा सर्वांगसम। तो ये दोनों वर्ड सीख लीजिए, इनका मतलब क्या होता है। समरूप ऐसे दो त्रिभुजों को हम समरूप कहेंगे जिनका आकार बराबर होगा लेकिन उनका साइज कम बढ़ती होगा। सर्वांगसम ऐसे दो त्रिभुज होंगे आपके जिनका रूप भी जो होगा एक सा होगा, यानी शेप भी एक सा होगा और उनका साइज भी एक सा होगा। तो सर्वांगसम आपकी कोई भी चीज हो सकती है जो बिल्कुल आपकी साइज में भी और शेप में भी दोनों में बराबर हो। तो यहां पर याद रखेंगे, यहां पर सिर्फ शेप आपका एक सा होगा। सिमिलर में आपका क्या होने वाला है, सिर्फ इसमें आपका शेप होगा एक सा, एक जैसा जो होगा शेप होगा। लेकिन सर्वांगसम में क्या होगा, आपका शेप और साइज आपके दोनों होंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ये आपके एक से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समरूप और सर्वांगसम का मतलब क्लियर हो गया। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी शेप बराबर होगी समरूप कहलाएंगे, और ऐसे दो त्रिभुज जिनकी शेप और साइज दोनों बराबर होंगे वो सर्वांगसम कहलाएंगे। फिर उसके बाद आपको समझना है आइडेंटिफाई सिमिलर। सिमिलर जो आपके ट्रायंगल होंगे यानी कि समरूप त्रिभुज होंगे, उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो ये कुछ शॉर्ट में प्रमेय हैं जिनको हम ट्रिपल ए प्रमेय कह सकते हैं, ये डबल ए, SAS यानी सास प्रमेय कह सकते हैं, और ये SSS प्रमेय कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। अगर त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हैं तो वो समरूप होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल बराबर होते हैं, भुजाएं कम बढ़ती हो सकती हैं, एंगल चेंज नहीं होता है। तो अगर तीनों एंगल आपके बराबर हैं तो समरूप होगा, और दो एंगल भी बराबर हो जाएंगे तब भी समरूप होगा, क्योंकि जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे दोनों के दो एंगल, तो आपका तीसरा एंगल डेफिनेटली बराबर हो जाता है। फिर दूसरी प्रमेय SAS, यानी अगर दो साइड और एक एंगल भी बराबर आ रहा है दो त्रिभुजों के, तो वो भी आपके समरूप होंगे, ठीक है। ऐसे दो त्रिभुज जिनकी दो साइड है और एक एक एंगल बराबर हो आपका, तो समरूप कहलाएंगे। तीसरा, अगर तीनों साइडें बराबर हैं तब भी समरूप होगा आपका, और तब जो है ये आपका सर्वांगसम भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कीज पॉइंट थे आपके, सही करके समझ लीजिए। इसके बाद एक लगेगी बीपीटी थ्योरी, और बीपीटी थ्योरी क्या होती है हम आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन आ जाएगा। तो याद रखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी होती है ये आपकी। और एक आपकी आइडेंटिटी ये याद रखेंगे आप, दो ट्रायंगल अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उन दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो उनकी बराबर जो भुजा है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये हमारे कुछ कीज पॉइंट थे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए देखें क्या बोलते हैं इसमें। एक ट्रायंगल है ABC और उसमें DE पैरेलल है BC।
और AD की वैल्यू दे रखी है 3 और DB की वैल्यू दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर और AE है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, EC का मान। चलिए पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं, यहां पर ड्रॉ कर देता हूं ट्रायंगल। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूं A B और ये C। DE पैरेलल है BC के, ये BC आपकी साइड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और सही से बना देता हूं। इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। एक तीसरी है आपकी DE और वो इसके पैरेलल है, किसके, इस वाली साइड के, तो हमने यहां को ड्रॉ कर दी है। ये दोनों साइडें पैरेलल है और यहीं पर आपकी बीपीटी थ्योरी भी बन जाएगी। याद रखेंगे जब किसी ट्रायंगल की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा जो उसको काटते हुए निकले, अगर वो पैरेलल है यानी समांतर है, तो इस स्थिति में हमारी लगती है बीपीटी थ्योरी। और बीपीटी थ्योरी क्या कहती है आपकी, वो समझ लीजिए। बीपीटी थ्योरी कहती है AD बटा DB, यानी एक साइड की दोनों भुजाओं का अनुपात और दूसरी साइड की दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ये याद रखेंगे, यही हमारी बीपीटी थ्योरी होती है। देखिए AD बटे DB, AE बटे EC, ये दोनों का रेशियो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ऐसे भी रेशियो बराबर कर सकते हैं, AD बटा AB, एक बार में हम ऐसे भी ले सकते हैं AE बटा EC, ये रेशियो भी बराबर कर सकते हैं हम। तो ये होती है हमारी बीपीटी थ्योरी। इसी से हमारे पास निकल जाएगी। हमें निकालना क्या, EC निकालने के लिए तीनों पता होनी चाहिए और ये तीनों हमारे पास दे रखी है। चलिए मैं आगे सोल्व कर देता हूं। AD की वैल्यू हमारे पास है 3, DB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 और AE की वैल्यू हमारे पास है 2 और हमें किसकी निकालनी है, आपकी EC की। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3EC इज इक्वल 6 2 जा 12 और EC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 इसको डिवाइड कर देगा जाके 4 आ जाएगी। तो क्या 4 हमारे पास है, जी सर बिल्कुल है हमारे पास। बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, दो समरूप त्रिभुजों को किस संकेत से प्रकट करते हैं। तो याद रखेंगे अगर दो त्रिभुज समरूप हैं आपके, जैसे ये ट्रायंगल 1 हो गया और ये ट्रायंगल 2 हो गया, अगर ये समरूप हैं तो समरूप का सिंबल होता है ये। अगर ये दोनों सर्वांगसम है यानी कि ऑलमोस्ट ये बराबर हैं आपके, तो बराबर का सिंबल यानी सर्वांगसम का सिंबल होता है ये, ठीक है। तो हमसे कौन सा पूछा, हमसे समरूप यानी कि सिमिलर, तो सिमिलर का साइन हो जाएगा आपका ये, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें फिर से एक ट्रायंगल दे रखा है। अच्छा, दो ट्रायंगल हैं इसमें, एक ABC है और एक PQR है और ये दोनों समरूप हैं। यहां पर लॉजिक जो लगेगा वो समरूप वाला ही लगेगा, सिमिलर वाला लगेगा। तो पहले एक बात समझ लीजिए, अगर दो ट्रायंगल समरूप हैं आपके, जैसे हमने कह दिया एक एंगल ये आ गया आपका ABC और एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया PQR, तो आपका एंगल A बराबर होगा एंगल P के, एंगल B बराबर होगा एंगल Q के और एंगल C बराबर होगा एंगल R के। ये आइडेंटिटी याद रखेंगे आप। हमसे क्या पूछा है, एंगल B की वैल्यू पूछिए और हमारे पास एंगल दे कौन कौन से रखे हैं, एक तो एंगल A दे रखा है, ये हमारे पास कितना 42 और कौन सा दे रखा R हमारे पास कितना 80 डिग्री। देखिए मैंने मेंशन कर दिया आपके, जब A हमारे पास 42 है तो P भी हमारे पास कितना होगा 42 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर एंगल R हमारे पास कितना है 80 डिग्री, तो एंगल C भी हमारा कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी मिल गया हमें 80 डिग्री, ठीक है। अब कौन सा बचा, एंगल B और Q, यानी एक एक एंगल गायब दोनों का है, यानी दो एंगल तो आपको मिल चुके हैं। ये हमारा 42 हो जाएगा, ये वाला निकालना है। तो अब सीधी सी बात है, कौन सा पूछा हमसे, एंगल B। अब एंगल B हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिलाकर कितना बैठता है 180। अब कुछ एंगल हमने पता है, एंगल A की वैल्यू हमारे पास पता 42, एंगल B की वैल्यू हमें निकालनी है और एंगल C की हमने इससे कंपेयर करके पता कर लिए 80।
ठीक है 80 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम एंगल बी निकालेंगे तो ये दोनों एंगल जोड़ के इधर लेस कर देंगे, तो 180 में से लेस हो जाएगा 80 और 42 कितना हो जाएगा हमारा 122। कितना हो जाएगा 122 ही हो जाएगा। 80 और 40 120 होता है, ठीक है। लेस करेंगे, 0 में से 2 लेस किया तो 8 हो जाएगा, यहाँ 7 बचा या 5 आ जाएगा, यानी कि 58 डिग्री हमारा एंगल बी आ रहा है। क्या हमारे पास आंसर है? जी सर बिल्कुल है, हमारा ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए मैं जगह बना लेता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। त्रिभुज एबीसी की बात चल रही है, तो सबसे पहले तो मैं एक त्रिभुज को बना देता हूं ए बी सी। ठीक है, और यहां पर दो मध्य बिंदु दे रखे हैं, एक का नाम है डी और एक का नाम है ई, और ये दोनों मध्य बिंदु कहां पर हैं? देखो साफ साफ लिखा हुआ ए बी और ए सी पर है, तो मैंने पहले ही बना दी है ए बी पर और ए सी पर। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन ये हो गई, और ये कहा है डी इज पैरेलल बीसी, यानी डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के। तो हमसे बीसी की वैल्यू दे भी रखी है हमें 8 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है डीई। ठीक है, डीई पूछा। देखिए बीपीटी थ्योरी हमारी क्या कहती थी? बीपीटी थ्योरी कहती थी एक तरफ की जो दोनों साइडें होती हैं उनका रेशियो यानी एडी बटा बीडी, और दूसरी साइड के रेशियो एई बटा ईसी बराबर होता था। लेकिन यहां पर बीपीटी से काम नहीं चलेगा, एक पॉइंट और होता है जो मैंने इंट्रोडक्शन में नहीं बताया, वो यहां पर आप नोट कर लीजिए। अगर दो भुजाएं पैरेलल हैं, ठीक है, तो जो ऊपर वाली भुजा होगी छोटी वाली, वो नीचे वाली की हाफ होती है। ठीक है, ये एक पेड़ में आ जाएगी। लेकिन ये किस केस में लगेगा? ये तभी लगेगा जब मध्य बिंदु की बात चलेगी तो। और कई बिंदु के लिए ये नहीं कहा है कि मध्य बिंदु है ये, तो फिर ये पॉइंट नहीं लगेगा। यानी मेन वर्ड जो है सीखने वाला वो ये है, अगर मध्य बिंदु कह दिया है उन्होंने तो कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आप नीचे वाली भुजा का ऊपर वाली भुजा आधी कर दो। ठीक है, तो हमारा सिंपल हो जाएगा। अगर हमें डीई निकालना है तो 8 को 2 से डिवाइड कर दो और आपका डीई कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 4 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, ऑरली आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियां सदैव समरूप होती हैं? यानी ऐसी कौन सी दो आकृतियां होती हैं जो हमेशा समरूप रहेंगी आपकी? तो जो सर्किल होता है हमारा वृत्त, वो हमेशा समरूप रहते हैं क्योंकि उनकी बनावट तो गोल ही होगी आपकी, चाहे छोटा ले लो या बड़ा ले लो। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सभी वृत्त जो होते हैं वो आपके सिमिलर होते हैं, यानी कि समरूप होते हैं। आंसर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा ओरली डिस्कस हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं तो त्रिभुज कैसे होंगे? अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि समरूप की क्या पहचान होती थी कि अगर तीनों एंगल बराबर हैं तब काम हो जाएगा, दो एंगल बराबर हैं तब भी समरूप हो जाएगा, एक एंगल दो साइड तब भी बराबर हो जाएगा, तीनों साइड बराबर होंगी तब भी आपका सिमिलर हो जाएगा। तो दो एंगल बराबर दे रखे हैं तो इस वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है ये कैसे हो जाएंगे? समरूप। तो ऑप्शन बी इज द राइट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने आ चुका है। देखिए इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं, तेजी से देख लेंगे आप। पहला ट्रायंगल हो जाएगा हमारा एबीसी। क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी। और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या दे रखा है? डी ई एफ। और शीर्षलंब दे रखे हैं एपी। शीर्षलंब कहते हैं इसको, ये वाली जो भुजा होती है परपेंडिकुलर। और दूसरा डी क्यू, इसका शीर्षलंब ये हो जाएगा, इसका शीर्षलंब हो जाएगा हमारा डी क्यू। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डीईएफ का क्षेत्रफल और एबीसी का क्षेत्रफल इनके ये किसके बराबर होगा? तो एक हमने प्रीमे बताई थी आपको कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो कोई सी भी दो बराबर भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये बात हमने आपको बताई थी। चलिए देखते हैं फिर। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, स्क्वायर वाले फॉर्मूले पकड़ेंगे, ये वाले हटा देंगे। अगर उल्टा पूछते, भुजाओं का अनुपात पूछते क्षेत्रफल का अनुपात पे, तो फिर आपके क्या है? स्क्वायर वाले क्या बोलते हैं, आप क्या पकड़ते? सिंपल वाले पढ़ते बिना स्क्वायर वाले। तो अब जो है भुजा का स्क्वायर वाले पकड़ेंगे। चलिए मैच कर लीजिए स्क्वायर वाले दो फॉर्मूले, इनको हटा दो बिल्कुल। डी क्यू बटा एपी, डी क्यू बटा एपी का स्क्वायर लिया गया है यहाँ पर, और इस वाले में लिया गया एपी और डी क्यू, दोनों सेम है, बस वो
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। लेकिन ये ध्यान रखना क्वेश्चन में पहले है DEF फिर है ABC, वहां पर पहले ABC है लेकिन क्वेश्चन जब पूछा गया तो DEF को पहले कर दिया गया कंफ्यूज करने के लिए। तो DEF पहले ले रहे हैं तो हम D क्यों पहले लेंगे? तो ये जो दो बराबर भुजाएं हैं इनके अनुपात के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? ऑप्शन जो है हमारा ए वाला सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में DEF पहले है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो याद रखेंगे दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यहाँ बीपीटी थ्योरी लगेगी आपकी। ट्रायंगल दे रखा है आपको, मैं यहीं से इसको समझा सकता हूं, BC पैरेलल DE। तो BC पैरेलल D, ये दोनों पैरेलल दे रखे हैं और AD और AB का अनुपात पूछा। जब पैरेलल उन्होंने कह दिया आपका तो सीधी सी पिर में बन जाएगी, यहां से बनाना शुरू कर दूं। AD कौन सी पिर में है? ये BPT। BPT तो AD और AB, देखिए यहां पर रेशियो ऐसे नहीं लिया गया AD बटा DB, ऐसे लिया गया है AD बटा AB। तो हम इधर की साइड का भी ऐसे ही लेंगे रेशियो, AE बटा AC। तो AD और AB का जो अनुपात आ रहा है वो AE बटा AC के बराबर आ रहा है। क्या ऑप्शन में हमारे पास है? हाँ बिल्कुल है, पहला ही हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात का, क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी भुजाओं के, अभी हमने डिस्कस किया था, ये तो ओरली डिस्कस हो जाएगा। जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देख लीजिए चार ऑप्शन में से ऑप्शन हमारा पहले ही सही हो जाएगा। फिर अभी तो हमने डिस्कस किया था, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल है DEF और ये दोनों कैसे होंगे ये पूछा गया हमसे। एंगल B बराबर है एंगल E, एंगल F बराबर है एंगल C, यानी कि दो एंगल आपके बराबर हैं। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब दो एंगल बराबर हो या तीन एंगल बराबर हो तो वो समरूप का केस बनता है आपका। इसमें ऑप्शन है सर्वांग सम परंतु समरूप नहीं, समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, ना तो सर्वांग सम ना ही समरूप, सर्वांग सम तथा समरूप दोनों। तो देख लीजिए समरूप होंगे आपके, कैसे होंगे आपके? समरूप हो जाएंगे, यानी कि सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप होंगे। तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया है आपका, बीपीटी से रिलेटेड लग रहा है ये। त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल बीसी, हाँ एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, ए बी सी, और इसमें डी पैरेलल है बीसी के। तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है आपकी, ये हो गया। आप पूछा है एडी और डीबी का रेशियो दे रखा है, तो पहले तो बीपीटी अप्लाई कर दो तुरंत आप, बस ये देख लो एडी और डीबी, एडी और डीबी, तो सीधा सीधा दे रखा रेशियो एडी बटा डीबी बराबर होगा एई बटा ईसी। जिस तरीके से इधर का रेशियो लेंगे वैसे ही इधर का लेंगे। अब इसका रेशियो दे रखा है आपको 3/5, एडी और डीबी का जो रेशियो है वो 3/5, तो एई और ईसी का हमसे पूछा, तो सिंपल है, यही आंसर इसका हो जाएगा आपका 3/5। तो आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक आकृति दे रखी है, एक आकृति दे रखी है आपको, और इसमें क्या कहा गया आपसे? दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी बराबर 90 है। सब कुछ छोड़िए, सब कुछ यहां पर दे रखा है, डायग्राम को देखें, डायग्राम में सारी चीजें दे रखी हैं। तब आपको बीसी का मान पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्या आपको जो निकालना है वो बीसी निकालना है। तो बीसी है हमारी ये, अब कैसे निकाले सर? देखिए ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, जब इस तरीके से लाइन खींची हुई होती है कॉर्नर वाली, तो समझ लीजिए वो आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही सिंपल है। चलिए इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लो थोड़ी देर के लिए। तो ये हमने निकाल लिया थोड़ी देर के लिए बाहर, और यहां पर इन्होंने इस तरीके से ये कट लगा दिया है। तो चलिए मैं आकृति जो है और सही वाली ले लेता हूं। रेडीमेड आकृतियां भी हैं हमारे पास, लेकिन थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम जल्दी यूज कर रहे थे। देखिए ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल होगा आपका। तो ये इस तरीके का होगा आपका। ठीक है, अब ये इसमें जो आप देख रहे होंगे ये किस तरीके से है, ये इस तरीके से है, यानी ये वाला डी पॉइंट है आपका। ठीक है, मैंने इसको ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा, इसको मैंने बाहर निकाला है, उसको सीधा कर रहे हैं, क्योंकि सीधा करके आपको जो है उसकी भुजाएं अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हमने इसको ऐसे मान लीजिए ये रोटेट कर दिया इस तरीके से, क्योंकि ये इधर आ गया है, तो ये सी ऊपर चला गया होगा, तो ये सी आ गया आपका, और फिर बी आपका यहाँ आ जाएगा। अब देख लीजिए कौन सी बीडी जो भुजा दे रखी है आपको, वो दे रखी है 3.8। उसके अलावा डीसी जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 5.4, और हमें कौन सी निकालनी है बीसी, ये वाली भुजा हमें निकालनी है। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, या हम उसे लंब कहेंगे। आधार का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और लॉन्गिट्यूडनल के स्क्वायर के बराबर होता है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। चलिए तेजी से निकाल लेते हैं। एक ही वैल्यू हमारे पास, यानी आधार किसे मान लो, देखिए जो कॉर्नर की लाइन में आता है उसको तो हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कि कर्ण। इसके अलावा किसी को भी लंब मान लो, किसी को भी आधार, वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। चलिए यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आधार हमने ले लिया है आपका 3.8 और इसका स्क्वायर कर देंगे। लॉन्गिट्यूडनल हमारे पास कितना 5.4, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब तेजी से इसका स्क्वायर और कर लीजिए। 3.8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3.8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 8 64 होता है हमारा, कैरी कितना हो जाएगा 6, 8 3 24 और ये हो जाएगा 30। 8 3 24 के 4 हासिल लगे 2, 3 3 9 और 2 11, 4 4 4 और ये 1444 हो जाएगा। 8 8 64 के 4 हासिल लगे 6, 8 3 24 और 3 24 और 6 हो जाएगा 30, 8 3 24 और 3 3 9 और 2 11, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। तो इसका जो स्क्वायर आया हमारा वो आया 14.44। चलिए 5.4 का निकाल लेता हूं। 4 चौक 16 हो जाएगा हमारा, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर ये 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 पंजे 25, तो 6 1 7 और 2 9 और ये चेक कर लो एक बार जरा। चलिए 4 चौक 16, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25 और 2 27, 6 1 9 2, पॉइंट आ जाएगा 2 के बाद। तो ये हमारा आ गया 29.16। अब हमें निकालना है कर्ण, तो ये स्क्वायर इधर शिफ्ट कर देंगे, इनको ऐड करके इनका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 4 और 1 5 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी 44 और 16 ये हो गया। फिर आ जाएगा आपका डेसिमल, और 14 और 29 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 4 13, कैरी हो जाएगा 1 4, देखो जरा यही होगा, 9 और 4 13 हो जाएगा हमारा, और 2 और 1 3 ये हो जाएगा। अब देखिए, आप सोचेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालना तो बहुत मुश्किल का काम है, तो मुश्किल का काम यहाँ विकल्पों में बिल्कुल नहीं है। एमसीक्यूज में आप ऐसे ही हिसाब लगा सकते हैं। देखिए 43 का आप निकालें स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 वाला नंबर लेंगे तो 81 पे पहुंचेगा। 6 6 चंग 36, ये कम बैठ रहा है इससे, 7 7 49 ये ज्यादा बैठ रहा है, और 6, इन दोनों में से आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन जो आंसर सही बैठेगा वो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका लगभग 6.5 ही आंसर आएगा, तो आंसर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है। इसमें ट्रायंगल बना हुआ है और हमसे साफ साफ कह दिया डी इज पैरेलल बीसी, यानी कि आपका ये दोनों साइडें पैरेलल हैं, और एडी की वैल्यू दे रखी है, एई की वैल्यू दे रखी है, पैरेलल हो गई तो बात खत्म, बीपीटी थ्योरी अप्लाई कर दो, बाकी बात बाद में देखी जाएगी। ठीक है, बीपीटी क्या कहती है, एडी डिवाइडेड बाय डीवी इज इक्वल
AE डिवाइडेड बाई EC। ठीक है, अब जरा जो जो वैल्यू दे रखी है उनको लिख दीजिए। तो हमारे पास है AD कितना है 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई DV है हमारे पास, हाँ बिल्कुल है 3x प्लस 4 इज इक्वल AE कितना है 5x माइनस 2 और उसके बाद दे रखा EC हमारे पास कितना है, EC हमारे पास है 3x। तब x की वैल्यू निकालनी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो आपकी इक्वेशन बनी जाएगी, इससे हम निकाल लेते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3x की अगर हम 7x से करेंगे तो ये हो जाएगा 21x स्क्वायर और 4 3 12 हो जाएगा। अब ऐसे इधर की मल्टीप्लाई करते हैं, इधर डबल है आपका, तो पहले 5x की कर देते हैं, तो 5 3 15 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5x की 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 यानी कि 20x हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे हम, और 2 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 2 6 माइनस का 6x और उसके बाद 4 2 8, मैं नीचे लिख देता हूं 4 2 8। 15 इधर आके लेस हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 6x स्क्वायर। 12x और 20x इधर आके माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 32x। 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एक बार में मैं लिख रहा हूं कितना हो जाएगा 32 में से फिर 6 लेस हो जाएगा, यही इसको सॉल्व कर दें। 20x में से 6x को लेस करेंगे तो 14x आ जाएगा यानी 14x और 14x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12 और 14 26x बैठ जाएगा और ये 8 भी इधर आके प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है यानी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से x का मान निकालना हमने पिछले चैप्टर में सिखाया है। देखिए फॉर्मूले से निकाल रहे हैं हम डायरेक्ट, यहाँ पर आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाई दिया गया है। ये है आपका वो फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और डिवाइड में आता था आपका 2a। तो माइनस b की जगह रखेंगे हम माइनस का 26, तो ये प्लस का 26 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस b की जगह 26 आएगा तो 26 का स्क्वायर कर लेंगे हम, तो 26 का जो स्क्वायर होता है हमारा वो देख लीजिए क्या होता है 6 छंग 36, 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 3 18 और ये 221, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 हो जाएगा हमारा और 6 दूनी 12 15 हो जाएगा। उसके बाद 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। तो अगर हम 20 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 6 और ये 7 और ये 6 यानी 676 हो जाएगा। फिर माइनस 4 इंटू ए की जगह कितना हमारे पास 6 और सी की जगह कितना हमारे पास 8 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 2a, तो 2 इंटू ए की जगह आ जाएगा 6, तो 26 प्लस माइनस इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें सबकी 8 छंग 48, 48 चौक कितना होता है हमारा 48 चौक चेक कर लेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा हमारा और 4 चौक 16 और 3 19, 192 होता है हमारा। तो 676 में से 192 हम घटा देंगे, फिर 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा, तो 26 प्लस माइनस 6 में से 2 लेस करेंगे तो कितना 4, 7 में से यानी 17 में से 9 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ 5 बचा 484। अब 484 किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है यानी वर्गमूल क्या निकल के आता है इसका बताइए 484। देखिए 484 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा वो देख लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है 24 का होता है, तो ये 4 इधर ऐड हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा, सॉरी 22 का होता है, किसका होता है आपका 22 का, तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा वो आएगा आपका 22 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका 12। अब एक बार जोड़ना है 22 को, एक बार घटाना है, ठीक है। अगर हम इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22 और 26, 22 और 26 हमारा कितना हो जाएगा 48 और 48 को 12 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, यानी फाइनल जो x की वैल्यू आ रही है हमारी 4 आ रही है जोड़ने पर, एक घटाने पर आएगी, एक ही वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ रही है 4 और 4 हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है आपका क्या है ए। देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो गई, इसमें एक ट्रायंगल दे रखा था आपका और
समांतर वाला केस था आपका, तो बीपीटी थ्योरी लगाई हमने, लेकिन सारी वैल्यू जो थी वो एक्स की फॉर्म में थी, इस वजह से कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो गई। हमने एक्स के रूप में रखा, कैलकुलेशन करके फिर से एक द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण से एक्स की वैल्यू हमने निकाली, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी होगा, क्योंकि आपको पता है सीरीज के लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन जरूर देते हैं सॉल्व करने की, क्योंकि आपको भी मौका मिलना चाहिए। तो इसका आंसर जो आप सभी लोग कहाँ कमेंट में देंगे। और लास्ट सीरीज का भी हमारे पास एक क्वेश्चन था होमवर्क के रूप में, देखिए उसका सॉल्यूशन देख लीजिए तेजी से, ठीक है। उसके बाद हमारी सीरीज जो है पूरी हो जाएगी। देखिए एक एपी दे रखी थी, समांतर श्रेणी वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस श्रेणी की क्या कह रहे हैं, प्रथम 12 पदों का योग, यानी कि क्या निकालना है यहां पर S12। तो S12 का जो फॉर्मूला ओपन होता है वो हमारा होता है 12/2 2a प्लस 11d, ठीक है। जिसने पिछली नहीं देखी है एमसीक्यूज की सीरीज वो देख लेना, 05 चैप्टर है आपका। ये 6 हो जाएगा, 2 into a कौन सी होती है फर्स्ट टर्म, प्लस 11 into d, और d डिफरेंस कितना चल रहा है यहां से यहां तक, देखिए 37 में और 33 में 4 का डिफरेंस होता है। अब प्लस का होगा या माइनस का वो देख लीजिए, -37 से बड़ा होता है -33, तो डिफरेंस फिर प्लस का होगा, बढ़ रहा है नंबर 6। ये हो जाएगा 7 2 14 और 3 2 6, ठीक है। 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा आपका, ये माइनस का आएगा, और 11 चौक होगा 44 आपका। अब 74 और 44 में डिफरेंस देख लीजिए, 4 में से 4 लेस करेंगे आप तो 0, और 7 में से 4 लेस करेंगे तो 30 का डिफरेंस है यहाँ पर आपका। माइनस का नंबर ज्यादा है तो माइनस का हो जाएगा, 6 3 18, माइनस का 180 आ रहा, तो S12 की जो वैल्यू होगी हमारी माइनस की 180 हो जाएगी। अच्छा मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया, कोई बात नहीं, आप उसमें ऑप्शन में चेक कर लेना, ऑप्शन में जो है आपका 180 होगा माइनस का, और वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में बहुत ही जल्दी, जुड़े रहिए आप एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ। और प्लेलिस्ट बना हुई है इसकी पूरी, आप जिसको चैप्टर ढूंढने में दिक्कत हो रही है वो चैनल को विजिट करें, और एमसीक्यूज क्लास 10 नाम से एक सीरीज बना हुई है, उसमें सारे चैप्टर आपको लाइन से मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।